स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो हाजिर है एक और नया एपिसोड आपके लिए लेकर। और गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, उनकी बेहतरी, उनकी खुशहाली की बात करते हैं। तो आज सबसे पहले खेती किसानी में हम आपको बताएंगे जैविक खेती के बारे में, और जैविक खेती में कैसे आप जीवामृत तैयार कर सकते हैं, इसके क्या लाभ है और कैसे किसानों की आय में भी इससे बढ़ोतरी हो सकती है। आगे बात करेंगे हमारा पशुधन की, और उसमें भैंस पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और हमेशा की तरह अंत में कामयाब किसान से मुलाकात। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संग की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे जैविक खेती में जीवामृत कैसे आप तैयार करें। आज के समय की मांग है जैविक खेती, क्योंकि जिस तरीके से खेती किसानी में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, मिट्टी पर इसका विपरीत असर हो रहा है और कई तरह की बीमारियां भी हम देख रहे हैं। तो ना सिर्फ किसान जैविक खेती अपनाएं बल्कि जीवामृत भी तैयार करें। कैसे इसे आप तैयार कर सकते हैं, किस तरह का इस्तेमाल है, और इससे ना सिर्फ आपकी आय में वृद्धि होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे तैयार करें जीवामृत और किस तरह से इसे इस्तेमाल करें जैविक खेती में। आज हमें जीवामृत से खेती करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद से ही भारतीय खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का आंख बंद करके बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल कर रख दी है। आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों से ही खेती कर अधिक पैदावार लेना है। जैसे रासायनिक उर्वरकों की जगह अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करना, जिनमें कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, गौमूत्र आदि का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है, जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं तथा फसल में बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। मैं यहाँ एक किसान हूँ। मेरे पास 2 गाय हैं जैविक कृषि के लिए। सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं ये। उठते ही सबसे पहले हम इनसे गौमूत्र लेते हैं। जैसे ये खड़ी होती हैं अपने आप ये गौमूत्र देती हैं हमें, और हम इसको कलेक्ट करते हैं। उसके लिए उससे हम खाद बनाते हैं और उससे हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, जैविक पेस्टिसाइड। जब हम जैविक खेती स्टार्ट करते हैं तो भूमि शुद्ध करने की बारी आती है। तो भूमि शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का घोल बनाएं हम, या आप बाज़ार से लाएं ट्राइकोडर्मा, और उसकी पूसा से मिल जाता है वो पाउडर के रूप में। ट्राइकोडर्मा वेडी 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन के साथ इसको घोल तैयार कर लिया जाता है। 3-4 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसको पानी के साथ दे दिया जाता है। इससे फंगस वायरस वगैरह नहीं आता खेत में। ये मेटारीजियम है, ये भी पानी के साथ चला दिया जाता है। ये दीमक से बचाव करता है, खेत के अंदर दीमक वगैरह नहीं आती। ये भी बायो फर्टिलाइजर से NPK, इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सब है। इसको भी 3-4 दिन में उसी प्रक्रिया से तैयार कर लिया जाता है, और ये भी खेत में दे दिया जाता है जिस वक्त फसल बोते हैं। हर 30-40 दिन बाद इसको देना पड़ता है। जीवामृत से प्रेरित होकर भाई नितिन ने अपनी खेती को जैविक पद्धति से करने का निर्णय लिया। इसमें अभी जैसे पालक हम लोग लगा रहे हैं साल भर से, तो 28 दिन में पालक तैयार हो जाता है अपना। जबकि वैसे हम नॉर्मली बोते हैं तो वो 32 दिन 35 दिन तक लेता है, लेकिन हमारे यहाँ हमने ऐसा अनुभव किया कि 28 से 30 दिन में अच्छी फसल, उसको हमने घर पे उसका उपयोग किया तो लगभग 1 हफ्ता चल जाता है। फ्रिज में रखने के बावजूद भी उसकी पौष्टिकता और उसके अंदर क्वालिटी बड़ी अच्छी है, खाने में बड़ा स्वाद
उसका लगता है अच्छा। और इसमें एक बेनिफिट ये हुआ है कि जो हमारा यूरिया का जो हमने 70% यूरिया अब नहीं डाल रहे हैं, उसका बेनिफिट ये हुआ अपने को, जैविक डिकम्पोजर चला के NPK का मेटारिज्म ये घोल हम चलाते हैं, तो इससे ये बेनिफिट तो हुआ है। इससे मिट्टी का अपना एक उसके अंदर से जो जैविक उसके अंदर वो आएंगे, जीवाणु बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो मिट्टी का उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी, तो और हम इसको ठीक कर पाएंगे। अभी हम 5 एकड़ में जैविक खेती शुरू किए हैं 1 साल से। तो अभी हमारे यहाँ तोरई, पालक, टमाटर चल रहा है, हमने लोबिया बो रखा है, और करेला ये भी हमारा चल रहा है। तो अभी आपने देखा जीवामृत के बारे में, और अगर इसे कहें कि आम के आम और गुठलियों के दाम तो शायद गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गांव किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर लेते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे भैंस पालन की। जी हाँ, पशु हमेशा से ही किसानों के सच्चे दोस्त रहे हैं, और विपरीत स्थिति में भी वो किसानों का सहारा बनते रहे हैं, और अब तो ये व्यावसायिक रूप भी लेता जा रहा है। भैंस पालन को कैसे एक युवा ने अपनाया और अपनी आय में वृद्धि की, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं भाई धर्मवीर से। दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने किस तरीके से इसे एक बड़ा रूप दिया है, आइए जानते हैं। मैंने इसको करीबन 5 भैंसों से स्टार्ट किया था, और आज मेरे पास करीबन 17 भैंसें हैं, और एक बुल भी है अच्छी किस्म का, जिसको आप सुल्तान एक बुल है हरियाणा के अंदर, तो उसका जो बच्चा था मैंने वो लिया था भाई, ताकि अच्छी नस्ल की भैंसें मेरे को मिले, कटड़े कटड़ी जो भी हों अच्छी बढ़िया नस्ल के मिलेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, अच्छा दूध निकालेंगी। बाकी आज 15, 16, 17 भैंस मेरे पास ये हैं, तो मेरे को लगभग मान के चलो करीबन 1 से 1.25 लाख रुपए की मंथली इनकम है मेरे पास। और उससे मेरे को जैसे करीबन 3-4 लड़के भी काम करते हैं मेरे पास, और बाकी दूध वगैरह लेने आते हैं जो, उनको भी काम मिला हुआ है। तो पहले मैं खुद सर्विस करता था, अब खुद मेरे पास आदमी काम करते हैं, तो मेरे को इससे ये भी खुशी है कि भाई मेरे पास 2-4 आदमी काम पे लगे हुए हैं, उनका भी घर चल रहा है इससे। तो बाकी ठीक है, अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इसको तरीके से करना चाहिए। जैसे अब हम सबसे पहले क्या होगा, क्या देखना चाहिए, जब हम शुरू करने जा रहे हैं डेयरी पालन, तो उसमें क्या होता है, एक पशु का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। तो पशु अगर हमारा सही सिलेक्शन हो जाएगा, उस कोटि का मिलेगा, तो वो व्यापार में भी बढ़िया चलेगा। कई चीज़ें होती है भैंस खरीदते वक्त, ये देख लेना चाहिए कि उसकी क्या खूबी होती है। जैसे एक मुर्रा नस्ल की भैंस है हमारे इंडिया के अंदर, हरियाणा की जो भैंस है मुर्रा नस्ल, वो सबसे बेस्ट मिल्क में मानी गई है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस लें और उसकी क्वालिटी देख लें कि भाई वो उसका अडर वगैरह कैसा है कैसा नहीं है, देखते वक्त सिलेक्शन करते वक्त ये चीज़ देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो शेड ही है इनका, गर्मी के अंदर ऐसा होना चाहिए ताकि हवा अंदर आ सके और जा सके, ताकि दबाव नहीं बने गर्मी का किसी प्रकार का भी। ये बहुत ही मायने रखता है, हवा का सिस्टम जो है आर पार हो जाना चाहिए ये। और बाकी पंखे वगैरह गर्मी के महीने में पंखे हैं, कूलर वगैरह लगा के, आप सब समझते हो भाई गर्मी के मौसम में क्या ज़रूरी है, गर्मी लगती है, तो वो भी सिस्टम बनाना चाहिए। अगर कूलर रख सको तो कूलर रख दो, नहीं तो पंखे भी अगर लगा देते तो साइड से काफ़ी नीचे करके लगाओ, ताकि ऊपर की गर्मी उनको हवा में ना लगे वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैट है, मैट में क्या होता है जी, अब अगर हम कच्चा रखेंगे तो कच्चे में कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ से फिर साफ़ सफाई ठीक ढंग से नहीं होगी, उसमें बीमारी आ जाएगी। तो अब इससे हमारा साफ़ सफाई हो जाता है। ऊपर से मैट इसलिए डाल रखे हमने ये, ताकि ये घुटने वगैरह जो पशु को पक्का फर्श जो है वो
ना महसूस करे, बैठने में आरामदायक है, आराम से बैठ सके। इसका ये मान के चलो, खाने पीने का अगर मैं इनका बताता हूँ तो आपको, जैसे सुबह हम 3 बजे उठते हैं, तो 3 बजे उठने के बाद इनको गोबर वगैरह इनका हटा के साफ़ सफाई करके तो फिर इनके सामने हम भूसा डाल देते हैं। भूसा डालने के बाद इन पे, जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा जैसे चना है, गेहूँ है, एक जौ की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि वो ठंडा रहता है। और भैंस को अगर वो गर्मी नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो वो ठीक ठाक दूध देगी। तो उसमें जौ भी डालते हैं और मक्का भी होती है, और बिनोला खड़ी डाल देते हैं, क्योंकि बिनोला अगर हम डालते हैं, ठीक है, अच्छा है, वो क्वालिटी है बढ़िया, लेकिन अगर आज के दिन देखा जाए, थोड़ा हर चीज़ देखनी पड़ती है बिजनेस में, ठीक है। अगर हम अच्छा खवाएंगे तो अच्छा मिल्क भी मिलेगा, पशु की देखभाल ठीक होगी, रख रखाव ठीक से होगा तो वो ठीक ठाक दूध भी देगा, तो उसमें कोई वो नहीं होता उसका। लेकिन जैसे अब गर्मी के मौसम में एक जवार हो जाती है हमारी, हरा चारा, मक्का हो जाती है। मक्का तो एक ऐसी फसल है, वो 12 मासी बोलते हैं उसको, 12 महीने कभी भी आप उसको रख सकते हो। मेरे पास तो करीबन चलती ही रहती है वो। अभी भी 1 एकड़ के अंदर मक्का है हमारी, और 1 एकड़ के अंदर जवार भी तैयार है। उसमें से अब हम इनको डालते हैं। दूध निकालने के बाद हम हरा चारा डाल देते हैं, ताकि फिर इनको जैसे दूध निकालते हैं तो कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है उनकी, एक किस्म से दूध निकलता है तो उनको कुछ, अगर बाद में कुछ मिल जाए खाने के लिए तो ताकत वापस मिल जाती है उसको। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अभी इनको खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, मौसमी के हिसाब से। पानी जो है ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने खाना खिला दिया इनको, तो आप पानी पिलाओ, तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं दिखाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खुद खाना खाते हैं फिर पानी पिला, क्योंकि मशीन चलती है तो वो ऊपर से ठंडा ले लिया तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो कुछ 1-1.5 घंटे के बाद हम उसमें पानी का ऐसा इस तरीके से सेट बनाना चाहिए, ताकि हमारी, जैसे हमने खुद ये बना रखा है भाई, आपने अभी भैंस को पानी दिखाया, उसको प्यास नहीं है, उसने नहीं पिया, और आप तो अपने दिखा के अपना काम पूरा करके चले गए, बाद में उसको प्यास लगेगी, वो कहाँ से पिएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि वो पानी उसके सामने रहे, भरा रहे, तब उसका मन करे तब वो पानी पिएगा, और जितना ही ज़्यादा पानी पिएगा, ये समझ लेना, उतना ही ज़्यादा दूध उत्पादन करेगा वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी पानी की मात्रा पूरी रहनी चाहिए। भैंस गोबर करती है, तो गोबर के भी हम कई तरह से प्रयोग में ला सकते हैं उसको, वो भी एक बिजनेस का स्रोत हमारा। जैसे खाद बनता है तो खाद भी सेल होता है, और अगर उसको हम जैसे भूसी वगैरह कुछ मिला के, लकड़ी वगैरह के उसमें बना दिया जाए तो लकड़ी भी उसकी सेल होती है, वो भी यूज होती है। और उपले होते हैं, जो उपले भी काम आते हैं, तो उपले भी बनते हैं। ये भी एक बिजनेस है इसका। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्टेज जाएगी आपकी। खेती भी तभी चल पाएगी जब पशुपालन होगा हमारे पास। पशुपालन तब संभव होगा जब खेती हमारे पास होगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, तभी बिजनेस में सफलता मिलेगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और अभी तो गांव में तो खेती है अभी, तो अपना करना चाहिए ये सिस्टम। तो देखा आपने भाई धर्मवीर ने किस तरीके से भैंस पालन को एक नया व्यवसायिक रूप दिया है, इसे आप भी अपना सकते हैं। इसी के साथ ही अब देख लेते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, कैसे गर्मियों में आप अपने पशुओं की देखरेख करें, आइए जानते हैं। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें, ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, जो पशुओं के लिए हानिकारक है।
अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़कियां आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। बने रहे गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम बात करेंगे कामयाब किसान की। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दिल्ली के आर्यव्रत की। जी हाँ, ये एक युवा किसान है जिन्होंने गौपालन को अपनाया है और ख़ास बात ये है कि साथ ही चारा भी खुद ही पैदा करते हैं। इससे एक तरफ पशुओं को अच्छा चारा मिलता है और दूसरी तरफ लागत में भी कमी आती है, यानी मुनाफा ही मुनाफा। तो चलिए देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। पुटखुर्द गांव के किसान भाई आर्यव्रत डबास देसी गौपालन कर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। पशुपालन में मुख्य तौर पर किसान के सामने पशुचारे की एक अहम भूमिका होती है। पशुचारे के रूप में किसान बरसिम, ज्वार और रिजका अपने पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग ला सकते हैं। आजकल जो पशुपालकों को और जितने युवा साथी हैं हमारे जो पशुपालन को व्यावसायिक तौर पे लेना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ी विकट समस्या आती है गर्मियों के अंदर, वो है हरे चारे की। जब गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, जैसे मई जून का महीना और जो अप्रैल से गर्मी की शुरुआत हो जाती है और जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो मार्च में ही बहुत अधिक गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस समय पे सबसे मुख्य जो हमारे सामने समस्या आती है वो हरे चारे की। बिरसम जो मुख्य रूप से और जो ज्वार मुख्य रूप से पशुओं को डालने में प्रयोग की जाती है चारे के रूप में, इस समय पे वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बिरसम का जो जीवन काल है वो सर्दियों में आप 2 से 3 माह तक ही बिरसम का इस्तेमाल कर सकते हैं हरे चारे के रूप में। लेकिन जैसे जैसे मार्च और अप्रैल का महीना आता है, खेतों के अंदर बिल्कुल शुष्की और खेत खाली हो जाते हैं और आपको कहीं पे भी हरियाली दिखाई नहीं देती। इस समय पे सबसे मुख्य जो चीज़ होती है, जो मुख्य समस्या हमारे सामने आती है कि पशुओं को हरा चारा कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए। इसका एक बहुत ही अच्छा विकल्प हमारे सामने है रिजका के रूप में। रिजका एक इस प्रकार की फसल है कि उसको आप हरे चारे के लिए पूरे 12 मास पूरे वर्ष भर आप पशुओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं। रिजका की बुआई, उसका रख रखाव और उसके ऊपर वह बहुत ही कम और सीमित संसाधनों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रिजका की फसल है। ये हमने इस खेत के अंदर 2 वर्ष पहले लगाई थी और इसका जो जीवन काल है वो 3 वर्ष के लिए है। आप इसके अंदर बुआई के समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि खाद के रूप में आप गाय के गोबर का इस्तेमाल कीजिए। सबसे इसका प्रमुख फ़ायदा ये होगा कि गाय के स्वास्थ्य के ऊपर और उससे मिलने वाले दूध के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव इस चीज़ का नहीं आएगा। और आप जो रिजका है, वो जो फसल है आपकी, वो बहुत ही अच्छी होगी। इसके अंदर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि रिजका को बोने के बाद जब आप उसकी कटाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कटाई के बाद आपको उसके अंदर पानी की आवश्यकता उसको रहती है, तो आप पानी उसको देते रहिए। इसके बाद जैसे जैसे आप कटाई करते रहेंगे, पीछे से रिजका की फसल जो है वो अपने आप ऊपर आती रहेगी और इस प्रकार पशुओं के लिए वर्ष भर आप हरा चारा रिजका के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजका का बहुत ही अधिक फ़ायदा है व्यावसायिक रूप में भी और पशुओं के रूप में भी। व्यावसायिक तौर पे जैसे आप देखेंगे कि जितने भी अपने पशुपालक भाई हैं और युवा साथी हैं जिनको कि इस समय पे बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है हरे चारे की और उनको कहीं पे नहीं मिलता है, तो उस दौरान आप उनको इसका जो अपना समर्थन मूल्य है, जो भी उसको एक अच्छे मूल्य के ऊपर उसको बेचकर आप व्यावसायिक तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी अधिकता है। दूसरा,
जो पशु हैं, चाहे भैंस है या गाय है, उसको जब आप इसका सेवन करवाते हैं तो उसके दूध के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूध जो है एकदम से पशु का रिज़्क़ खाने के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है और निरंतर जो जब तक वो दूध देगी पूरे वर्ष भर उसका दूध निरंतर प्रगति के ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ी जो इसके साथ अच्छी बात है कि पशुपालक को वर्ष भर इस बात की चिंता नहीं रहती कि हरा चारा कहाँ से उपलब्ध हो। तो अभी आपने दास्तान देखी भाई आर्यव्रत की, कैसे दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने गौपालन किया और खुद ही चारा भी पैदा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे उन्हें लाभ भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी इस तरह की कहानियों से प्रेरणा लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, गाँव किसान के नए एपिसोड में फिर होंगे हाजिर कुछ नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।